हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसका चैप्टर 10 का लास्ट सेशन है या लास्ट हमारी लेक्चर है। इसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में जो बताया था मैंने, नॉन फेरस मटेरियल के बारे में बताया था। ठीक है, तो फेरस मटेरियल में इसको हिंदी में बात करते हैं हम। हिंदी में से लोह धातु कहते हैं, लोह धातु है। फेरस मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें लोहे की क्वांटिटी होती है, उन्हें फेरस मटेरियल कहा जाता है। और लोहे की क्वांटिटी को फिर हम उसे प्यूरिफाई करते हैं 100% यानी शुद्ध प्योर लोहा बनाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस में हम प्योर लोहा हमें प्रोवाइड होता है। जैसे कि लोहा जो है आइस के फॉर्म में हमें खदानों से प्राप्त होता है। जो भी हमारे खदान है उसमें ओर के फॉर्म में हमें लोहा, फिर उसे प्यूरिफाई करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस का यूज करने के बाद जो लोहा प्राप्त होता है वो पिग आयरन प्राप्त होता है। पिग आयरन से हम फिर कास्ट आयरन बनाते हैं क्यूपुला फर्नेस की सहायता से। रोट आयरन बनाते हैं हम पुडलिंग फर्नेस की सहायता से। फिर स्टील बनाते हैं हम बेसिमर प्रोसेस की सहायता से। ये सारी चीजें हमने समझा कि प्योर मतलब फेरस मटेरियल क्या होता है, और फेरस मटेरियल को किस प्रोसेस के द्वारा हम कास्ट आयरन बनाते हैं या फिर पिग आयरन बनाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमने अब तक जाना है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा नॉन फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल कंप्लीट हो गया। अब इसमें लास्ट टॉपिक है, वो है आपका नॉन फेरस मटेरियल। ठीक है, नॉन फेरस मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें लोहे की क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, एक बार और मैं बता दे रहा हूं आपको। ऐसे मटेरियल जिनमें लोहे की क्वांटिटी जिनमें लोहे की क्वांटिटी नहीं होती है। और वन एग्जांपल क्या है? जैसे हमारा तांबा हुआ यानी कॉपर, जस्ता, एल्युमिनियम, जस्ता और ईटीसी। ठीक है, इनमें क्या होता है? लोहे की क्वांटिटी नहीं होती है। ये कौन से मटेरियल है? ये नॉन फेरस मटेरियल है। फेरस मटेरियल है वो मटेरियल होते हैं जिनमें हमारे लोहे की क्वांटिटी होती है, यानी आयरन की क्वांटिटी होगी वो फेरस मटेरियल होते हैं। और जहां हमें आयरन की क्वांटिटी नहीं होती है वो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब नॉन फेरस मटेरियल क्या हुआ? कॉपर। कॉपर में आयरन की क्वांटिटी होती नहीं है, एल्युमिनियम में नहीं रहती है, जस्ता में रहती है, जिंक तथा लेड की क्वांटिटी रहती है। अब इससे हम जानेंगे फेरस में नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल भी दो प्रकार के होते हैं, यानी नॉन फेरस मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ नॉन फेरस नॉन फेरस नॉन फेरस मटेरियल। ठीक है, इसमें आ जाएगा पहला, यानी जो अलौह धातु है। नॉन फेरस को हम बोलते हैं अलौह धातु है, हिंदी में बात करें तो अलौह
अलौ धातु है, ठीक है। ये प्रकार की ये दो प्रकार की होती है, यानी ये अलौ धातु है। दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला जो आएगा इसमें वो आएगा शुद्ध लोह अलौ धातु में, शुद्ध अलौ ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्योर नॉन फेरस मटेरियल। क्या बोलते हैं? प्योर नॉन फेरस मटेरियल, नॉन नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। इसमें जो दूसरा होता है वो होता है अलोह मिश्र धातु में, ठीक है ना। अलोह मिश्र धातु में, या इसे कह सकते हैं मिश्रित धातु में, मिश्रित धातु में, जिसे बोलते हैं नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है। फेरस मटेरियल मैंने बता दिया। नॉन फेरस मटेरियल वे पदार्थ होते हैं जिनमें लोहे की क्वांटिटी नहीं होती है, जैसे जस्ता, कॉपर और एल्युमिनियम। इनमें लोहे की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती है। अब जो नॉन फेरस मटेरियल है वो दो टाइप के होते हैं। पहला आता है अपना प्योर नॉन फेरस मटेरियल, दूसरा आता है नॉन फेरस मेटल, ठीक है। अब हम जानेंगे प्योर नॉन फेरस मेटल क्या होती है। और इसमें आएगा टाइप्स ऑफ नॉन फेरस मटेरियल। जिसका पहला टाइप है कितना? प्योर नॉन फेरस मटेरियल्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यानी शुद्ध अलौ धातु में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध अलौह धातु में। अब शुद्ध अलौ धातु में भी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे शुद्ध अलौ धातुओं के बारे में। तो इसमें पहला आएगा, यानी नॉन प्योर नॉन फेरस मटेरियल में पहला आता है कॉपर, यानी जिसे हम बोलते हैं तांबा। कॉपर कौन सा मटेरियल है? नॉन फेरस मटेरियल है। जैसे कॉपर यानी तांबा
अब इसके बारे में जानेंगे। तांबा खदानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी जो कॉपर होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? खदानों से प्राप्त होते हैं। ये अयस्क के रूप में मिलते हैं। अयस्क यानी ओर के फॉर्म में, ओर के फॉर्म में मिलते हैं, यानी जो कॉपर होता है वो ओर के फॉर्म में खदानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा कॉपर में अयस्क की जो क्वांटिटी है वो 30% रहती है। यानी कॉपर में ओर की क्वांटिटी यानी क्या कह सकते हैं, ओर में अयस्क की ओर में कॉपर की क्वांटिटी, जो अयस्क होता है ओर में कॉपर की क्वांटिटी 30% होती है। यानी जो अयस्क होता है उसमें जो कॉपर हमें मिलता है वो 30% के समथिंग उसमें कॉपर की क्वांटिटी रहती है। फिर उसे सिलिका कोक या चूना में मिलाकर फिर उसे सिलिका कोक चूना में पीसकर ठीक है, रेवर बैटरी फर्नेस में डालकर पीसकर रेवर बैटरी फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है। यानी जो कॉपर का जो ओर है उसे हम रिवर बैटरी जो फर्नेस है उसमें डालकर उसे हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस ऑक्साइड तथा फेरस ऑक्साइड बनता है। इससे स्लैग को बाहर करता है, जिससे गर्म करने के बाद जो स्लैग होता है स्लैग को बाहर करते हैं। ठीक है, और जो हमारा कॉपर बचता है तथा कॉपर एक टैंक में स्टोर कर लेते हैं। तो ये हो गया कॉपर ओर के फॉर्म में हमें मिलता है। जो ओर में जो कॉपर की क्वांटिटी है वो 30% के अबव होती है। फिर उसे हम किसी फर्नेस की सहायता से उसे प्यूरिफाई करते हैं। तो फर्नेस में जैसे हमारा जो सिलेज होता है, मैंने बताया था आपको पहले भी, सिलेज को एक तरफ करते हैं तथा जो प्योर कॉपर है उसे साइड में करके एक जगह स्टोर कर लेते हैं और वही हमारा कॉपर प्रोवाइड हो जाता है। तो ये रहता है कॉपर के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे कॉपर क्या होती है। यह एक लाल रंगदार ठीक है, लाल रंगदार चमकदार धातु है। तथा ये
इसकी मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी तथा डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, यानी ये क्या होती है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। कॉपर हमेशा क्या होती है, एक शाइनिंग में रहती है, वो लाल कलर की रहती है, इसलिए एक तो ये आघातवर्धनी रहती है जिसमें हम पतली तार बना सकते हैं, और एक डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी से हम पतले से पतले तार बना सकते हैं, और मेलेबिलिटी क्या रहता है, उसे एक चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी ये रहता है, डक्टिलिटी में हम पतले तार बना सकते हैं। तो ये रहता है अपना एक पॉइंट और लिख लो इसमें, ये एक विद्युत का सुचालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। कंडक्टर कंडक्टर मैंने बताया था, यानी एक अच्छा चालक जिसमें आसान बिजली लॉसेस ना होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लॉसेस ना होती है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। अच्छा, कॉपर हो गया, ये हमारा प्योर नॉन फेरस मटेरियल है। नेक्स्ट जो आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, दूसरा जो आएगा वो आएगा अपना एल्युमिनियम। दूसरा क्या है, ये भी एक प्योर नॉन फेरस मटेरियल है, जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम भी एक नॉन फेरस मटेरियल है, ये हमें ओर के फॉर्म में खदानों से प्राप्त होता है। ये भी इसका जो अयस्क है, जैसे बॉक्साइड हुआ, ये सारे हमारे अयस्क हैं। तो ये खदानों में ओर के फॉर्म में, यानी अयस्क के फॉर्म में ठीक है, अयस्क के फॉर्म में मिलते हैं, जिसका इसके अयस्क दो प्रकार के होते हैं, इसमें लिख देंगे इसके अयस्क। इसका जो ओर है वो टू टाइप्स के होते हैं। सिर्फ इसमें अयस्क की बात हो रही है। तो पहला आता है अपना बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये हमारा एल्युमिनियम का है। और दूसरा जो होता है वो होता है अपना क्रोलाइट, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, ठीक है। एल्युमिनियम के कौन कौन से ओर होते हैं, पहला बॉक्साइड होता है, दूसरा होता है क्रायोलाइट। यहां तक क्लियर है। बॉक्साइड अयस्क सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर पिघलाया जाता है। पिघलाया यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलकर पिघलाया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारा जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारा जाता है तथा इस घोल को 60 सेल्सियस पर गर्म करके ठीक है, इस घोल को 60 सेल्सियस पर गर्म करके साफ किया जाता है। तथा अंत में विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है, अब इसके गुण के बारे में लिख लो, एक दो पॉइंट हैं गुण या प्रयोग। गुण के बारे में प्रॉपर्टी, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, इससे थोड़ा याद रहेगा माइंड में। एल्युमिनियम जो होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। यह एक अच्छा कंडक्टर चालक होता है। ठीक है, यह क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है तथा इससे बिजली के तार बर्तन आदि बनाते हैं। एल्युमिनियम से क्या होता है, बिजली के तार, क्योंकि ये बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है इसलिए इसे हम यूज करते हैं तथा इसके बर्तन भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया अपना एल्युमिनियम। ये सारे हमारे नॉन फेरस मटेरियल के अंदर आते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना चांदी, सिल्वर। सिल्वर भी एक नॉन फेरस मटेरियल है, तो तीसरा इसमें जो आएगा वो आएगा सिल्वर, जिसे हम बोलते हैं चांदी। ये भी एक प्योर नॉन फेरस मटेरियल होते हैं। ये भी एक प्योर नॉन फेरस मटेरियल यानी अलौ धातुएं होती हैं, चांदी। ठीक है, जो कि मेलेबिलिटी, यहाँ मेलेबिलिटी यानी मेलेबिलिटी को हिंदी में बात करते हैं तो वो होता है अपना आघातवर्ध, मेलेबिलिटी, तथा तन्यता यानी डक्टिलिटी।
मेलेबिलिटी तथा ये डक्टिलिटी मेटल होते हैं, यानी डक्टिलिटी धातु है। सिल्वर क्या होता है? डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? जैसे पतले से पतले तार खींचे जा सकते हो। मेलेबिलिटी क्या होता है? कोई भी चांदी है उसे पीट कर उसे एक चादर के फॉर्म में उसे हम बना सकते हैं। तो सिल्वर में दोनों क्वालिटी होती है, एक तो डक्टिलिटी होता है, दूसरा मेलेबिलिटी होता है। ये प्योर नॉन मेटल नॉन फेरस मटेरियल होते हैं, ठीक है। और ये भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, ये भी एक विद्युत का चालक होता है। ठीक है, ये भी एक क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। दूसरी बात इसमें इसमें संचारण संचारण यानी कोरोजन जन का प्रभाव नहीं पड़ता। कोरोजन समझते हो? जिसे हम जंग बोलते हैं, जंग का लगना। चांदी में कभी भी जंग नहीं लगती है। अगर किसी मटेरियल पर जंग लगती है तो उसका वजन कम हो जाता है तथा उसकी लेंथ, शेप एंड साइज में आकार बढ़ जाता है और उसका वेट कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? मेनली कोरोजन नहीं लगता है, यानी जंग नहीं लगती है। सिल्वर में कभी जंग नहीं लगती है। इसकी ये सारी क्वालिटी है। सिल्वर को हम कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा, इसे हम कहाँ का यूज करते हैं? बर्तन बनाने में यूज करते हैं चांदी का, बनाने में तथा जेवर के फॉर्म में। ये होता है अपना चांदी की क्वालिटी, ठीक है। दूसरा आता है, वो आएगा अपना नेक्स्ट जो नॉन फेरस मेटेरियल है, चौथा जो आएगा वो आएगा अपना लेड, जिसे हम सीसा बोलते हैं। ठीक है, यह एक नॉन फेरस मटेरियल है। लेड जो होता है एक नॉन फेरस मटेरियल होता है तथा ये बहुत नरम धातु होती है। लेड जो होता है एक नॉन फेरस मटेरियल के अंदर ही आता है। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके हम जो हमारा शीशा होता है वो लेड का ही बना होता है, ठीक है। इस धातु को अन्य धातुओं में मिश्रित किया जाता है, यानी लेड को, इस धातु को अन्य धातु में मिश्रित किया जाता है तथा इसका उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में, यानी इंजीनियरिंग फील्ड में अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है,
इसका उपयोग पाइप बनाने तथा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पाइप बनाने या फ्यूज का तार बनाने, फ्यूज के तार बनाने व सफेदा बनाने, सिंदूर बनाने में किया जाता है। ठीक है, और जो लेड होता है इसका प्रयोग बंदूक की गोली बनाने में भी ठीक है। तो यहां तक हमारा लेड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो आएगा वो अपना आएगा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा टिन। टिन मटेरियल, जिसे हम हिंदी में भी टिन ही लिखते हैं। ठीक है, टिन मटेरियल क्या होता है? एक सफेद रंग की धातु है। यह एक सफेद रंग की धातु है, मटेरियल है यानी धातु है। ठीक है, ये सफेद रंग की धातु है। इसके कलई भी, इसे हम कलई भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कलई भी कहते हैं। लेकिन टिन की एक क्वालिटी होती है, टिन की एक क्वालिटी है, इसे नरम होने पर मोड़ा जा सकता है। इसे नरम होने पर मोड़ा जा सकता है। इसे नरम होने पर मोड़ा जा सकता है तथा ये घातवर्ध यानी मेलेबिलिटी, ये घातवर्ध यानी मेलेबिलिटी व तन्यता यानी डक्टिलिटी टिन जो मटेरियल है, एक तो मेलेबिलिटी होती है तथा डक्टिलिटी होती है। टिन मटेरियल को हम पतले से पतले तार में भी खींच सकते हैं और उसे हम एक चादर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहता है अपना टिन मटेरियल। टिन का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? बर्तनों पर परत चढ़ाने के फॉर्म में,
ठीक है, यानी जो बर्तन होते हैं उस पे हम एक परत चढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तथा इनका कनस्तर आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। और सोल्डरिंग करने में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपना प्योर नॉन फेरस मटेरियल, सारे कंप्लीट हो गए। अब पढ़ेंगे हम नॉन मेटल्स के बारे में, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यानी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपना नॉन मेटल्स। उसके बारे में, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल में दो पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नॉन फेरस मटेरियल में दो पढ़े थे। पहला जो था नॉन फेरस, प्योर नॉन फेरस मटेरियल, दूसरा जो आएगा वो आएगा अपना नॉन मेटल्स। ठीक है, यानी नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है, नॉन फेरस मेटल्स से हम बोलेंगे अलोह धातुएं या अलोह अलोह नॉन फेरस मटेरियल मेटल्स बोल दो। तो इसे हम, इसमें सबसे पहले आएगा, वो आएगा हमारा पीतल। पहला जो आएगा वो आएगा पीतल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ब्रास कौन सा मटेरियल है? नॉन फेरस मेटल्स है, जो हमारे नॉन फेरस मटेरियल में का टाइप है एक। ठीक है, नॉन फेरस मटेरियल का टाइप हमारा क्या है? पीतल है, जो हमारा नॉन फेरस मेटल्स के अंडर आता है। तो पीतल की क्वालिटी क्या होती है? पीतल हमेशा एक थोड़ा पीले फॉर्म में देखा होगा आपने। पीतल जनरली हम जो यूज करते हैं तो वो एक पीले कलर में रहता है। तो यह एक पीले यह एक पीले रंग की धातु है। ठीक है, पीतल क्या, कौन से कलर की होती है? पीले कलर की होती है, जिसमें पीतल में क्या होता है, 60% तक कॉपर रहता है। ठीक है, पीतल में 60% कॉपर तथा 30% 30% जिंक मिला होता है। पीतल में 60% तक कॉपर होती है तथा 30% तक जिंक मिला देते हैं पीतल में। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार अनुसार ये तन्ने भी होते हैं, यानी डक्टाइल भी होते हैं।
तथा जिंक मिलाने पर ये कठोर हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। जो पीतल जो होता है जिसमें हमारा 60% का कॉपर रहता है, 30 से 35% हमारा जिंक रहता है उसमें। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डक्टाइल भी हो जाते हैं, यानी डक्टाइल मटेरियल भी बन जाते हैं। लेकिन इसमें जिंक की क्वालिटी अगर मिला दिया जाता है, क्वांटिटी जिंक की मिला देते हैं, तो वो कठोर के फॉर्म में यानी हार्ड हो जाती है। तो ये हमारी पीतल की क्वालिटी है। ये एक प्रतिरोधक संक्षारण प्रतिरोधक पदार्थ है, यानी इस पर जंग बहुत कम लगती है। ये कौन सा है? संक्षारण यानी कोरोजन प्रतिरोधक पदार्थ है, जो जो कि अच्छी तरह से कास्ट हो जाता है यानी ढल जाता है। कास्टिंग यानी ढल जाती है। कास्टिंग समझते हो? कास्टिंग यानी किसी एक सांचे में हम इसे डाल सकते हैं मेल्ट करके आसानी से। इसमें जैसे हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में हमें डालना है, तो ये इसमें डाल के मेल्ट करके उसे हम डाल देते हैं, वो हमारा एक ढल जाता है यानी कास्टिंग हो जाती है। तो ये आसानी से हम इसे कास्टिंग कर सकते हैं। इस पे लेकिन जंग बहुत कम लगती है, लगती नहीं है जंग। पीतल में जंग होती कम केस में लगती है। जब ज्यादा ही पुराना पीतल हो तो माइनर जंग लगेगी, जिसे हम एक ऑयल से रिमूविंग करके उसे हम साफ कर सकते हैं उस जंग को। अब पीतल में जंग लगेगी तो एक आउटर सरफेस पे लगेगी, लेकिन जो लोहा होता है वो इनसाइड तक अंदर तक गल जाता है, लेकिन पीतल के में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पीतल में कोरोजन नहीं लगता है, और यह एक अच्छे डक्टाइल मटेरियल का होता है, यानी डक्टाइल की प्रॉपर्टी इसमें होती है पीतल के अंदर। ठीक है, इसका प्रयोग घरेलू बर्तनों में हम करते हैं। इसका जो यूज कहाँ करते हैं? घरेलू बर्तन, घरेलू बर्तन में तथा वाटर पंप में, वाटर घरेलू बर्तन में तथा वाटर पंप में, चादरों तथा मशीनों में, चादरों तथा मशीनों में या मशीनों में किया जाता है। मशीनों में क्या किस लिए करेंगे? पुर्जे बनाने के लिए, पुर्जे बनाने में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया पीतल के बारे में। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना गन मेटल। दूसरा इसमें आएगा गन मेटल। ठीक है,
अब गन मेटल कौन सी है? ये भी एक अलॉय मिश्रित धातु है, यानी नॉन फेरस मिश्रित धातु है। तो ये एक नॉन फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस मेटल्स है। गन मेटल क्या है? एक नॉन फेरस मटेरियल है, यानी मिश्रित धातु है। यानी एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, जिसमें कॉपर कितने परसेंट तक रहता है? 88% तक कॉपर Cu कितना परसेंट रहता है? 88% तक। तथा गन मेटल में सबसे पहले कॉपर और टिन का एक मिश्रण होता है, ठीक है। कॉपर, इसमें क्या रहता है? Cu प्लस टिन। इसमें क्या 88% तक कॉपर रहता है तथा टिन 10% तक रहता है। जिंक और रहता है इसमें 2%। तो कॉपर 88% तथा टिन कितने परसेंट तक रहता है इसमें? 10%। तथा जिंक रहता है अपना, यानी इसे हम जस्ता बोलते हैं, जस्ता 2%, ठीक है। तो कितने कैसे में रहता है? 88 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 100%। गन मेटल में कौन कौन सी हमारी मिश्र धातुएं होती है? कॉपर जो होता है 88% तक, जिंक, टिन जो होता है वो 10% रहता है, और तथा जस्ता जो होता है वो 2% तक रहता है। ये गन मेटल में मिलाया जाता है और यह हल्के पीलेपन, ये रंग में थोड़ा हल्का पीलापन होता है तथा सफेद रंग का मजबूत धातु है, ठीक है। सफेद रंग की मजबूत धातु है, जो इसे हम कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। कास्टिंग यानी ढलाई के लिए। योग्य है यानी प्रयोग करते हैं। इसे हम कास्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। जो गन मेटल जो होता है वो कास्टिंग के लिए हम आसानी से यूज करते हैं। इसका उपयोग बेयरिंग, इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पहला तो बियरिंग के लिए करते हैं। बियरिंग का क्या काम होता है? रोटरी मोशन को प्रोवाइड कराना तथा फ्रिक्शन को कम करना और इसमें वेरिएशन को कम करना। तो बेयरिंग का ये काम रहता है, जिसमें हमारा फ्रिक्शन बहुत कम होता है। दूसरी बात, और ये प्रॉपर सपोर्ट के लिए भी यूज करते हैं। तो बेयरिंग ये रहता है, ठीक है। तो बेयरिंग भी ये हमारे गन मेटल्स की बनी होती हैं। दूसरी, बंदूक के जो पुर्जे हैं, यानी बंदूक के पार्ट्स भी बने होते हैं। ठीक है, बंदूक के पार्ट भी बने होते हैं। तथा इसे हम बॉयलर का सेफ्टी वाल्व भी गन मेटल का बना होता है।
गन मेटल के बारे में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना इंसुलेटिंग मटेरियल। इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जिसमें 2-3 ही वो है, वो आएगा इंसुलेटिंग मटेरियल। कौन कौन से होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल्स यानी विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी ठीक है। विद्युत रोधी जो पदार्थ होता है वो होता है चीनी मिट्टी। सबसे पहले आएगी अपनी चीनी मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं पोर्सिलीन। पोर्सिलीन एक मिट्टी होती है जिससे हम किसी भी इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। इससे हम कटआउट वगैरह या सेफ्टी प्रोटेक्शन, या हम जितने भी हमारे सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं उसको बनाने के लिए हम चीनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे कटआउट हुआ, 3 फेज जो वाटर जो मोटर होती है ट्यूबवेल वाली, उसमें हम जो कटआउट लगाते हैं वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। घरों में जनरली हम जो कटआउट यूज करते हैं वो चीनी मिट्टी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी मटेरियल का बना होता है। तो इसकी जो खासियत होती है वो क्या होती है? विद्युत का बहुत अच्छा इंसुलेटिंग यानी विद्युत रोधी पदार्थ है। यह एक विद्युत का सुचालक पदार्थ है। बहुत अच्छा कुचालक पदार्थ है यानी इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, जो चीनी मिट्टी के जो बने होते हैं ये किस लिए ये क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जिसमें हम किसी भी प्रोटेक्शन या सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। तो यह एक विद्युत का कुचालक पदार्थ है जिसमें हम बिजली का आसानी से फ्लो नहीं होता है, ना ही इसमें करंट लगता है। सिंपल वे में अगर बात करें तो ये कुचालक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ्लो नहीं होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें पहला ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट आएगा इसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा जो पॉइंट आएगा ये यह अग्नि विद्युत ध्वनि, यह अग्नि विद्युत तथा ध्वनि तथा तापरोधी तापरोधी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा आता है इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में, मैंने अभी बताया था इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में तथा स्टीम पाइपलाइनों में
स्टीम पाइपलाइनों में जोड़ने के लिए करते। तो ये हो गया अपना पोर्सिलिन मटेरियल, ठीक है, जिसे हम चीनी मिट्टी कहते हैं। चीनी मिट्टी से हम किसी भी सुरक्षा उपकरण के लिए बनाते हैं, सुरक्षा उपकरण यंत्र बनाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। दूसरा जो आएगा वो आएगा एस्बेस्ट। एस्बेस्ट मटेरियल एस्बेस्ट मटेरियल क्या होता है? ये खनिज पदार्थ के रूप में मिलता है। यह पदार्थ क्या होता है? खनिज के रूप में मिलता है। एस्बेस्ट जो मटेरियल क्या होता है? खनिज के रूप में प्रोवाइड होता है। यह सफेद भूरे रंग का होता है। सफेद और भूरे रंग का होता है तथा अग्नि विद्युत तापरोधी पदार्थ हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत तथा टेम्परेचर को इंसुलेशन कवरिंग के लिए यूज करते हैं हम, यानी जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते हैं। ये सारे हमारे कौन से मटेरियल हैं? एस्बेस्ट मटेरियल है। और ये कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं, ओर के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है तथा स्टीम पाइपलाइन को जोड़ने में भी करते हैं। ठीक है, एस्बेस्ट मटेरियल हो गया। अब दूसरा इसमें आएगा वो आएगा अपना बेकेलाइट। ये सारे कौन से हैं? विद्युत रोधी पदार्थ हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। मैंने बताया था पहले भी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर तथा इंसुलेशन के बारे में, चालक, कुचालक तथा सुचालक के बारे में। तो नेक्स्ट इसमें आएगा वो आएगा अपना बेकेलाइट। इन सारी हेडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़े थोड़े पॉइंट है इसके बारे में नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेकेलाइट यह एक इंसुलेशन मटेरियल है यह कौन सा मटेरियल है? बेकेलाइट इंसुलेटर मटेरियल है। यह
विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक पदार्थ है या कुचालक पदार्थ है। ठीक है, जो तथा यह एक हल्का पदार्थ है, इसे आसानी से मोड़ सकते हैं या मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग स्विच होल्डर, विद्युत फिटिंग यंत्र, विद्युत फिटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे व्हीकल आते हैं। अब कुछ और है इसमें, जैसे हमारा रबर हुआ, ये भी एक हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब इस रबर के बारे में सबको पहले भी पता है मैंने, अब इतनी ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, रबर के बारे में मैंने बता दिया है। तो अब एक नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना रबर। ठीक है, ये दो होते हैं प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होता है? ये प्राकृतिक रेशे वृक्षों से प्राप्त होते हैं, ये सारे हमारे नेचुरल रबर है। तो यह इसके बारे में थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। यह रबर हैवा तथा यह रबर कहां से प्राप्त होते हैं? हैवा तथा ग्यूवल तथा ग्यूवल नाम के वृक्षों से प्राप्त होते हैं। यह रबर हैवा तथा ग्यूवल नाम के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, इन वृक्षों छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं। इन वृक्षों पर छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं। जिससे इनसे दूध जैसा निकलता है, जिससे इनसे दूध जैसा निकलता है। क्योंकि गाढ़ा पदार्थ है। यह पदार्थ रबड़ के रूप में, यह पदार्थ रबर के
रूप में बन जाता है। ठीक है, जो कि ये प्राकृतिक होते हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये प्राकृतिक रबर कहलाते हैं। तो और एक सिंथेटिक होते हैं जो हमारे मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सिंथेटिक जैसे गाड़ियों के टायर, दूसरा होता है सिंथेटिक यानी कृत्रिम। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर भी कैसे रबर होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद के लिए यूज करते हैं, और जैसे गाड़ी के ट्यूब हुए, ये सभी हमारे सिंथेटिक रबर हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपने ये चैप्टर फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।